पब्लिक एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है आपका सबसे खूबसूरत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 2 यानी कि अगर हम बात करें रेफरेंस के बुक में आपको ये दूसरा चैप्टर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप डेरिवेशन की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज होती है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं वो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर हम बात करें तो ये चैप्टर को एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है। और आज हम इसको एक बार में, मतलब जितने भी डेरिवेशन के पार्ट है इस चैप्टर के और जितने भी थ्योरी के पार्ट हैं सब कुछ एक बार में कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगली क्लास आपकी होगी, जो अगली क्लास आपको मिलेगी वो इस चैप्टर से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कंप्लीट चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, एक एक न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज तो पार्ट 2 है खैर इसका, ठीक है। पार्ट 2 आज हम लोग कवर करने वाले हैं और चैप्टर का फ्लो कैसा रहेगा और क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी जान लीजिए। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें यही नहीं पता होता है कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, उसको स्टार लगाएं, उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो चीज जो हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे वो चीज एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सभी लोग एक कॉपी और पेन ले लेंगे, आराम से जो चीज इंपॉर्टेंट कर लिखवाएंगे उस चीज को नोट कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आराम से और एक एक चीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बिल्कुल फील करके पढ़ते हैं फिजिक्स को, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले आपसे चर्चा करें तो चैप्टर का फ्लो क्या रहेगा, कैसे कैसे हम चीज को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को पढ़ चुके हैं, यानी कि जो बेसिक पहला लेक्चर होता है ये पार्ट 2 है, यानी कि ये आपको रेफरेंस की किताब में ये दूसरा चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में तो एक में ही है, एनसीईआरटी से हिसाब से देखेंगे तो आपको एक में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम, जैसे चैप्टर का नाम है कि व्हाट इज फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लक्स आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद एरिया वेक्टर किसे कहते हैं, इस चीज को भी फोकस करेंगे। एरिया वेक्टर चूंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम फ्लक्स का डायरेक्शन लेंगे, फ्लक्स को देखेंगे, उसकी प्रूविंग करेंगे, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी की डायरेक्शन लेंगे, कोई भी सरफेस लेंगे तो हमें एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा। एरिया वेक्टर किससे कंपेयर करेंगे, सरफेस का। ये सरफेस का एरिया वेक्टर होगा, किसका, सरफेस का, सरफेस का एरिया वेक्टर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिफरेंस है बेटा, क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आया, फ्लक्स के ही फ्लो में आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। फिर गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो इंपॉर्टेंट ही है। गॉस थ्योरम की प्रूविंग आती है, गॉस थ्योरम से कूलाम के नियम का डिरेक्शन ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट सीट पर अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तो वहां पे कैसे फ्लक्स को जनरेट किया जा सकता है, फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है चैप्टर फ्लो में अगले पड़ाव पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी ड्यू टू द थिन फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और ये मैं बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, ये आपके डेरिवेशन का पार्ट है और ये भी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले ये आपके लिए बेहद जरूरी है कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन कौन सा एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। फिर इसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टू थिन प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अभी हम पहले एक सेट लेंगे फिर दो लेंगे, और दो में भी कंडीशन बनता है कि एक पॉजिटिव ले सकते हैं और एक नेगेटिव प्लेट ले सकते हैं, या फिर हो सकता है दोनों नेगेटिव प्लेट ले ले, या हो सकता है दोनों पॉजिटिव प्लेट ले ले। ऐसे तीन कंडीशन इसमें बन सकते हैं, या फिर एक प्लेट सीट से बाहर, दोनों सीट के बीच में एंड डेंसिटी क्या होगी, इन सब पे डिस्कशन करेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसको अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो चार्ज, आपको पता है चार्ज क्या होता है, उसके बाहरी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उस चीज की प्रूविंग पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डेंसिटी जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, और जब हम इनके अंदर सेंटर पे जस्ट आउटसाइड द सेंटर, इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं, देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फ्लक्स, आखिर फ्लक्स होता क्या है, आखिर फ्लक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन लोग इस चीज पे फोकस करेंगे कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो मेरे भाई फ्लक्स क्या होता है,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, जैसे अगर पानी बहती है, पानी वानी देखा होगा कि नदी उदी में झरने में पानी ऐसे बहती है, जो रेट ऑफ फ्लूइड होता है, फ्लूइड का जो रेट होता है, जो फ्लूइड बहती है बहाव, उसी को फ्लक्स कहते हैं। अगर हम इसी प्रकार से देखें, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें, जब हम इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा, चार्ज होगा। जब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, चार्ज के बारे में चर्चा कर रहा है। इलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या, चार्ज, और चार्ज का फ्लो, वही क्या हो जाएगा, फ्लक्स। ठीक है, इसकी बहुत बेसिक डेफिनेशन कैसे आती है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। फिर अगर हम बात करें आपसे कि व्हाट इज एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर कैसे कहते हैं। देखो एरिया वेक्टर समझना तो बहुत सिंपल बात है। जैसे मान लो हमारे पास कोई पेपर है, ठीक है, और इसका कुछ एरिया होगा, आराम से समझने की कोशिश करें, इसका कुछ एरिया होगा, ये एरिया है, और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का मतलब उस सरफेस एरिया का डायरेक्शन, तो उस एरिया वेक्टर हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब भी एरिया वेक्टर है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग मान लो सब्सटेंस है, मान लो कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, या फिर कोई कंडक्टिंग प्लेन शीट है, अगर उसका ये एरिया होगा और हम कह देंगे इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। समझ रहे हो, जैसे हमारे पास ये सीट है, समझने की बात अगर मैं आपको बताऊं, और इस पे हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर अगर हम ये पूछने के सिर्फ इतना पूछें कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर को हम डी से लिखाते हैं और इस पे वेक्टर लगा दें, ऐसे ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, और डी क्यों लगाया है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, डी का मतलब है मेरे भाई कि बहुत स्मॉल एरिया लिया है। ठीक है, आप एरिया वेक्टर को ऐसे दिखा दो, कोई इशू की बात नहीं, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इधर की तरफ होगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन या बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एरिया वेक्टर एस फॉर अ सरफेस है, यस के ऊपर भी आप ऐसे ले लें, चाहे यस ऐसे लिखें, और प्रेजेंटेशन की बात है या फिर ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सुकून से समझिए। इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस एंड डायरेक्शन इज द परपेंडिकुलर, ऑलवेज कहां, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और यही डायरेक्शन से आपको नोट करना कि फ्लक्स कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा कहां पे। ठीक है, इफ यस इज द एरिया ऑफ सरफेस एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन एन एरिया वेक्टर, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपने फ्लक्स समझ लिया, क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का फ्लो, वही तो कहा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चार्ज का फ्लो देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए, मेजर ऑफ द लाइन फील्ड्स ऑफ पासिंग थ्रू द सरफेस। इसका क्या मतलब है, अगर आपको डेफिनेशन और सरल लिखना है, सिंपल लिखना है, तो आप ये लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस total number of electric fields line is called electric flux। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। सिंपल बात है, और भी चीजों को समझाते हैं, आपको बेसिक से समझाते हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास चार्ज है तो चार्ज का एक फील्ड होता है, और जैसे अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकली नेगेटिव की तरफ गई। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा जितना, अरे ये तो मैं मिटका दे रहा हूं, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उसी को क्या कहेंगे, फ्लक्स कह देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वो नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन A1 टाइम्स में किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास मेरे भाई, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेक करें किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पिंड पर अगर हम चेक करने की कोशिश करें तो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन अगर भाई साहब ये इंटरसेक्ट की तो इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन, दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है।
और इसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन क्या है, इम्पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है, याद रखेंगे। तो इसीलिए मैं कहता है भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हल्का फुल्का आपको रिवाइज कराने की आवश्यकता है। चलिए दूसरे पहलू पे बात कर लेते हैं। दूसरा पहलू ये कहता है कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी आपको दिख रही, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वही चूंकि भैया ये चार्ज है और ये चार्ज का फ्लो है, और फ्लक्स का मतलब फ्लो समझिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड समझिए, यही फ्लक्स होता है। और इलेक्ट्रिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चार्ज का फ्लो। बहुत सारी चीजें बताते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैसे लिखते हैं ये बात समझ लीजिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाय फाई, इसे फाई से रिप्रेजेंट, फाई ई कर लीजिए, फाई ई। अगर हमारे पास कोई सरफेस एरिया है उससे फ्लक्स पास हो रहा है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये हो जाएगा फाई बराबर ईडी है। अगर ये दोनों एक दूसरे के से थीटा कोण पर है, एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ये दोनों एंगल थीटा कोण पे हैं, तो हम यहां पे कर सकते हैं कि फाई बराबर ईडीए कॉस में थीटा, ये होता है। ठीक है, अब इसमें आता है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, समझो इधर की तरफ, इसको नहीं दिखा पा रहे तो ऊपर दिखा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है। सोचो जरा, फिर से बताते हैं आपको। इसका ये एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर मतलब समझो ऐसे पास हो रही है, या फिर ऐसे समझ लो ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनेगा, तो इसमें थीटा बराबर, अगर आप थीटा बराबर 90 डिग्री रख दोगे इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, फाई बराबर कितना मिलेगा, फ्लक्स विल बी जीरो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो। और अगर एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, ठीक है, तो भी हम तब हम क्या कह देंगे, फाई बराबर ईडी। ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा फ्लक्स पास होती है, मैक्सिमम फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस, मैक्सिमम फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस व्हेन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बोथ एंगल कितना सबटेंड करें भैया, 90 डिग्री सबटेंड करें, सॉरी 0 डिग्री सबटेंड करें, 90 डिग्री तो 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात ये है, ठीक है, देखो जब भी किसी भी दो क्वांटिटीज के बाद भी कोई एंगल लगा हो, तो ये बात आप मान के लिए जो एंगल लगा है वो इन्हीं दो क्वांटिटियों के बीच में के लिए लगा है, ये हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको ऐसा एंगल मिलता है। जैसे आप पढ़ते हो W बराबर एफ यस कॉस थीटा वर्क कॉस थीटा, तो जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, एफ यस लिखते हो ना, एफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है। ऐसे ही ये होता है, मतलब कोई भी ऐसे, मैं एक लॉजिक तरीके से बता रहा हूं कि एंगल ऐसे, अगर मान लो सिर्फ फार्मूला लिखा रहे तो आपको ये दिमाग में बहुत आता है कि सर हम कॉस थीटा क्यों लेते हैं, साइन थीटा क्यों लेते हैं, और इसके साथ ही कॉस थीटा क्यों लेते हैं, इन सब के जवाब भी आपके दिमाग में गूंजते हैं। वो छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। कोई सवाल मन में उठे तो उससे पूछो, वीडियो को बाद में देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, कमेंट्स में कर दो सर ये चीजें नहीं समझ में आई, तो ये मेरे दिमाग में आएगा ना कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए, जब भी हम क्लास अगली ले आएंगे तो उस चीज को बताने का आपको प्रयास करेंगे। ये बहुत इंपैक्ट करता है। आप क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास का ये मजा है, ये जान लो कि वो टीचर, आप किसी के वीडियोस के नीचे, किसी के लेक्चर्स को देख रहे हो, उसके नीचे कमेंट करते हो, वो जरूर टीचर्स देखता है जो पढ़ाया हुआ रहता है कि बच्चों का क्या रिटेंशन आया। सच बता रहा हूं। तो जैसे आपको पढ़ते वक्त कोई डाउट हुआ सर ये चीज है, फिर बहुत अच्छी वीडियो लगी तो सर बहुत अच्छा लगा, है ना। जब पढ़ रहे होते तो बेटा अगर थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं सर और मैं यहां से कुछ अच्छी चीजें ग्रहण कर सकता हूं, तो भाई 4 गाने का चैनल अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो पढ़ाई वाला क्यों नहीं, जो आपका करियर बना रहा है।
है ना, विचार है। चलिए खैर, हम लोग इस पे आते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करके लिखेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट इसमें है कि हमने इसमें फार्मूला आपको बता दिया। अगर हम इस पे यूनिट की बात करें, इस एसआई यूनिट की बात करें, तो फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी, सोचो। ई है, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू नॉट। भैया यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स अपॉन क्यू नॉट ई की जगह पे, और एरिया वेक्टर क्या है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये इसकी क्या है, ये साई यूनिट निकल रही है। इसकी जो निकल रही है मेरे भैया, वो कौन सी यूनिट निकल रही है, यस आई यूनिट निकल रही है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। या तो आप इस चीज को और कर सकते हैं आराम से, वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे काट सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर भी कर सकते हैं। फ्लक्स की ये दोनों यूनिट हैं। आपके इच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, छाप लो, चाहे जैसे कर लो, ठीक है। हाँ, ये बच्चों का जरूर डाउट रहता है कि सर थोड़ी देर के लिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, खट से आगे बढ़ सकता हूं मैं, ठीक है। चलो अब ये चीज देखो, अगर आपको यूनिट पता चल गया तो मेरे भाई आपको डायमेंशन फार्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। क्या नोट डाउन करेंगे, थर्ड वन चीज, डायमेंशन फार्मूला। क्योंकि कोई भी डेफिनेशन, कोई भी थियरी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक भैया उसकी डेफिनेशन ना पता हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला, उसकी एसआई यूनिट, उसका डायमेंशन फार्मूला, तब जाके वो कंप्लीट होता है, तब जाके वो समझ आता है कि, क्योंकि थ्योरी पढ़ लिया तो थ्योरी लिख लोगे, थ्योरी से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आया तो कब लिखोगे, जब फार्मूला पता होगा, और फार्मूले को तब इस्तेमाल कर पाओगे जब यूनिट पता होगी, समझ रहे हो। चलो भाई, न्यूटन का कितना हो जाएगा, आराम से एफ अपॉन क्यू किए, इंटू क्या कर दिए, एरिया कर दिए, ठीक है। सोचने वाली बात है। फोर्स है एम एल टी माइनस में 2 हो जाएगा, क्यू की क्या हो जाएगी, क्यू इक्वल टू आई टी यानी कि ए इंटू टी हो जाएगा, एरिया मीटर स्क्वायर यानी कि यल 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आ जाएगा एम एल थ्री, ये टी की पावर ऊपर चला जाएगा, टी की पावर -3 हो जाएगा, ए की पावर -1 हो जाएगा, और इसका ये आंसर हो जाएगा। डन, छाप लीजिए, ठीक है, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, है ना। ml3 t-3 a-1 हो जाएगा। मैं समझ गया हूं, मतलब इतना आशा करता हूं कि आप, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप समझ गए होंगे, फिर आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे सबटेंड होता है, अगर इलेक्ट्रिक, मतलब सबसे पहले इसीलिए हमने आपको एरिया वेक्टर इसीलिए पढ़ाया, समझ रहे हो, इसलिए जो बेसिक चीजें आपको पहले पढ़ाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे अभी इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो आपको दिक्कत नहीं होएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, और चूंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, और वो फ्लक्स कहां से पास होगा, किसी भी कंडक्टर से अगर पास होगा तो दोनों के बीच में एंगल थीटा बनना, तो ई डी ए कॉस थीटा, और वो कब मैक्सिमम कब मिनिमम, ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए, डायमेंशन फार्मूला भी बता ही दिया आपको, ठीक है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल भी समझ लो, ठीक है। एंगल सबटेंडेड ऑन द सरफेस एट अ पॉइंट इज नोन एट, देखो ये सॉलिड है, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, इसके साथ, इसके सरफेस के साथ, इसका सरफेस ये होगा, इसका सरफेस ये होगा, इसके साथ मेरे भाई ये जो एंगल बन रहा है उसी को सॉलिड एंगल कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओमेगा, इट इज असाइनोड स्टे रेडियन, रेडियन एंगल का, सॉलिड एंगल का। अच्छा, सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा बहुत आपने 11 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना, कंप्लीमेंट्री, हाँ कंप्लीमेंट्री,
क्वांटिटी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। चलिए क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द स्फीयर, ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को, सॉलिड एंगल, ठीक है, कहां से, ये एंगल से बन रहा है, ये सरफेस है इसका, ये सरफेस है, यहां से ये एंगल बनने वाला, इसको क्या कहेंगे मेरे भैया, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे मालिक सरकार, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ds, किसी सरफेस के स्मॉल से ds अपॉन आर स्क्वायर। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, फिर भी लिख लो, ठीक है, एंगल तो बता ही दिया। आगे चलते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस ने क्या बताया, आखिर चैप्टर ही इन्हीं के नाम पे, बेचारे के नाम पे, तो इनको तो पढ़ना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इन्होंने बताया, गॉस ने बताया कि हमारे पास अगर कोई सरफेस है, कोई वैक्यूम है, अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस कैसा हो सकता है, गॉस की जो थ्योरम आई वो वैलिड हुई हमेशा क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस में जैसे आपके पास मम्मी का बक्सा देखे हो, घन देखे हो, वो कंडक्टिंग होना चाहिए, सिर्फ इतनी बात है, ताकि जिसमें चार्ज का फ्लो हो सके, जहां पे चार्ज का फ्लो का मतलब चार्ज हो तो वहां से जो फील्ड जनरेट हो वो पास हो पाए, ठीक है। क्लोज सरफेस में आप फुटबॉल देखते हो, क्यूब देखते हो, और मम्मी का बक्सा देखते हो, घन देखते हो, घना देखते हो, वगैरह वगैरह, क्यूब, क्यूबिक वगैरह, सब क्या है, सब क्या है, क्लोज सरफेस है। तो इन्होंने कहा क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स पास होगा वो टोटल चार्ज का, जितना चार्ज होगा वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। इन्होंने कहा द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस फाई इज 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। अगर हमारे पास कोई बक्सा है, अच्छा इस चीज को अभी हम आपको और एक छोटा से तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, है ना, वो थोड़ा सा अगर आपको हल्का फुल्का लेंदी लग रहा हो तो ये बहुत आराम की चीजें हैं, आप समझ जाएंगे। देखो आप ऐसे करो, एक फुटबॉल लो, फुटबॉल लो, इमेजिन करो, बहुत सारी चीजों को समझ जाओगे, है ना, क्योंकि फिजिक्स क्या है कि टोटल फील करने वाली चीज है ना। समझिएगा, फुटबॉल में हल्का सा छेद कर लो, उसके अंदर टॉर्च डालो, टॉर्च की रोशनी उससे हल्की सी बाहर आने की कोशिश करेगी, हल्की सी बाहर आने की कोशिश करेगी। ऐसे ही अगर कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में मैं आपको बहुत चीजें बताता हूं, अभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी जो अभी तक आप पढ़ते हो। ये आपका एक बंद कमरा है और यहाँ पे एक खिड़की लगा हुआ है, दरवाजा भी लगा है, खिड़की लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका मान लो घर है या फिर स्कूल है, जो भी चीज आप मान सको। बड़ी आराम से बात है कि इसमें जो हवा आएगी, एयर आएगी, वो एयर दो बात पे डिपेंड करेगी। एयर जो आएगी इसमें से जितना ज्यादा खुला रहेगा, एक तो इसका इसका एरिया कितना है और उस एयर की इंटेंसिटी कितनी है, रफ्तार कितनी है, दो बात पे डिपेंड करेगी। भैया खिड़की ज्यादा बड़ा रहेगा, हवा जब चलेगी तो ज्यादा चलेगी, एयर जो चलेगी तो वो ज्यादा आएगी, पहला डिपेंडेंसी। और अगर खिड़की थोड़ी भी खुली लेकिन हवा की रफ्तार बहुत है, फिर भी तो हवा आएगी। हवा आने की इस पूरे बंद कमरे में, मान लो ये क्लोज रूम है, कैसा रूम है, ये क्लोज रूम है, समझो। और इस बंद कमरे में जो हवा आ रही है वो दो बात पे डिपेंड कर रही है, एक तो भैया इसके एरिया पे, और एक तो मेरे भाई किस पे, एक तो इसके एरिया पे, और एक इस पे किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी जो इंटेंसिटी है जो आ रही है। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि अगर आप इस चीज को मैं और बारीक से समझाने की कोशिश करूं तो यहीं से मैं अब, अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज है तो चार्ज से निकलेगा फील्ड, चार्ज से क्या फील्ड होगा, जनरेट होगा फील्ड, और फील्ड से बनेंगी फील्ड लाइंस, और वो फील्ड लाइंस पास होंगी अगर किसी क्लोज सरफेस से, तो वो दो बात पर डिपेंड करेगी, एक तो भैया उसके एरिया पे, एक तो मेरे भाई साहब उसके एरिया पे, और एक मेरे उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, और वो उसी को क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। इसीलिए फाई बराबर आप क्या पढ़ते हो, फाई बराबर ईडीए पढ़ते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई,
बोलो भाई, सिंपल बात है। अब वो दो बात पे डिपेंड करेगी, यही चीज मैंने बस क्या काम किया है, एक एयर को कहां से कंपेयर करने की कोशिश करी, यहां से करने की कोशिश करी। आइए अब हम इस चीज को बताते हैं कि गॉस ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये भाई साहब किसने बताया, हमारे भाई साहब किसने बताया, यानी कि फाई बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q अपॉन में ε0 हो जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल चीज है। तो लिख लेंगे फ्लक्स की द टोटल इलेक्ट्रिक, यहां से लिखिएगा, ये डेफिनेशन वाकई में यहां से स्टार्ट होती है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू, ठीक है, a closed surface is 1/ε0 times of the net total charge inside the surface, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड इन द सरफेस। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिच गॉस, फ्रेडरिच, ठीक है, बहुत धनी आदमी फ्रेडरिच, ठीक है, फ्रेडरिच गॉस। चलो भैया आगे बढ़े, हे ईश्वर हे प्रभु, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। चलो प्रूविंग आती है कभी कभी, इसकी प्रूविंग कर लेते हैं, ठीक है, याद रखें, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ये चैप्टर 2 है, अगर आप उस वाले दृष्टि से देख रहे हैं, किस वाले दृष्टि से, दृष्टिकोण से, मेरे भाई रेफरेंस की बुक से, तो ये रेफरेंस की बुक से आपको सेकंड चैप्टर मिलेगा, ठीक है। चलिए, प्रूविंग ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है, ये कहां से बक्सा आ गया। गॉस ने क्या काम किया, एक क्लोज सरफेस लिया, हमारे पास है क्लोज सरफेस, और इसका एक छोटा सा एरिया ले लिया डीए, ठीक है, और इसके अंदर कोई चार्ज रख दिया, चार्ज से क्या होगा, फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स पास होगा। तो गॉस के थ्योरम की आइए प्रूविंग करते हैं, बढ़िया से चाप के करते हैं, ठीक है। गॉस ने क्या बताया, कैसे बताया, क्यों बताया भैया, ये कर लेते हैं, ठीक है। गॉस ने ये बताया मेरे भाई कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, समझो ये एक क्लोज सरफेस है, कैसा क्लोज सरफेस, और इसका ये एरिया है डी है, और हमने इस पे यहाँ पे चार्ज रख दिया, चार्ज से पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। यानी कि एरिया वेक्टर जो होगा इस पॉइंट पर, उसकी भी डायरेक्शन डी ए इधर ही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी। यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वैसे भी थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। हमें इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है भैया, वैसे गॉस के थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे टोटल फ्लक्स passes through स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए, passes through द एरिया वेक्टर डी ए। तो फाई बराबर क्या होता है भैया, अभी हमने पढ़ा फाई बराबर होता है ईडीए कॉस थीटा, तो थीटा के बराबर 0 है, तो हम यहाँ पे ईडीए क्या लिखेंगे, कॉस में 0 लिख लेंगे, तो भाई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। फाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई इंटू डी आ जाएगा। यहां तक किसी भी बालक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आराम से शुद्ध साफ सुथरी राइटिंग में, देखो आपको उसमें भी लिखना है, मतलब अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन में भी लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे बढ़िया चाप के, वरना तो ऐसे भूल जाइए आप, ठीक है। अब सोचो, अब इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी निकालने की कोशिश करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी एट अ पॉइंट पी, ठीक है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point
P। क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी एट अ पॉइंट P, E इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे रख लेंगे, हमने फाई बराबर EDA निकाला है। अगर हम टोटल एरिया की बात कर रहे हैं तो टोटल एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाई बराबर, ये है बेटा जब हम बात करते हैं टोटल एरिया की। अभी हम इस एरिया के एक स्मॉल हिस्से की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम टोटल एरिया के इस पूरे जो हमारे पास हमने लिया है क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस की टोटल एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे ये साइन लगाते हैं। ठीक है, ये वाला साइन टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया सरफेस। तो E की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, DA क्या है, दैट इज एरिया। एरिया किसका है, इसका। तो एरिया के प्लेस पे क्या हो जाएगा, चलो अभी कर देते हैं ऐसे। ठीक है, फिर करते हैं, बताते हैं, एक एक स्टेप करें, नहीं तो एक बार में फिर गांधी जी की तरह सब उड़ जाएगा, समझ रहे हो, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे लोग के खोपड़े पे। बस नजरे स्क्रीन पर देखो मेरे दोस्त, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी हम, ध्यान सुनो, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है मेरे भाई वो बाहर हो जाता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, अगर आप इस चीज को देख पाए तो हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में जो ये R स्क्वायर लिखा है इसको क्या कर लेंगे मेरे भैया, बाहर कर लेंगे टोटल। तो फाई E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, DA मतलब टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे DA इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर होता है। ये क्या है, स्फीयर का एरिया का फार्मूला होता है, ये कुछ हमने अलग से नहीं लाया। आराम से सोचेंगे, पुटिंग द वैल्यू क्या होगा, हेंस वी हैव, क्या हो जाएगा भैया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 4 पाई से 4 पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर, तो यहाँ से फाई E बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये खत्म। हेंस प्रूव दैट। ठीक है, हेंस प्रूव्ड दैट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रूविंग ऑफ गॉस थ्योरम हो गया। ठीक है, अब गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन आता है। ठीक है, व्हेन अ चार्ज इज द प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये वही वाला फार्मूला था जो हमने अभी प्रूविंग करने की कोशिश करी गॉस का। तो ये इनसाइड, चार्ज इनसाइड है, इसी बेसिस पे हमने प्रूव करने की कोशिश करी। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है वो अभी जो हमने प्रूव किया वो वही है। ठीक है, अब बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में कई चीजें हैं। ठीक है, प्रूविंग ऑफ कूलम्स लॉ है। ठीक है, उसके बाद वही कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सरफेस पे करें, इनफाइनाइट शीट पे करें, इनफाइनाइट शीट ऑफ प्लेन शीट ऑफ पेपर पे करें, और कंडक्टिंग स्फीयर पे करें, उसके सेंटर पे चेक करें, वगैरह वगैरह, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। और ये मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्रूविंग होती है मेरे दोस्त, है ना, वो प्रूविंग आती है। इसका जो इंपॉर्टेंट यहाँ से डेरिवेशन का पार्ट बनता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, है ना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही से बनता है। चलिए परेशान मत होइए, सब कराते हैं, चुटकियों में कराते हैं, एक एक चीज को कराएंगे। ठीक है, बस आपकी जो नजर होनी चाहिए वो यहाँ पे ऐसे गिद्धू की तरह होनी चाहिए। देखो क्या होता है कि जब हम किसी चीज का वन शॉट लाते हैं तो वन शॉट में यही एक फायदा होता है कि हम काफी चीजों को बहुत कम समय में, बिना इधर उधर की चीज किए हुए, आराम से उस चीज को कवर अप कर लेते हैं। कम समय में कुछ बेहतर चीज आपको मिल जाती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, डाल दिया। तो सबसे पहले जो आदमी आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। आहा, अभी तो कूलम्स लॉ था, क्या था,
कूलाम्स ने बताया था कि किसी भी दो चार्ज को अगर बहुत ही कम डिस्टेंस पे या फिर डिस्टेंस पे बहुत दूर डिस्टेंस पे रख दें तो उनके बीच एक फोर्स एक्ट करता है जिसके वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। पॉजिटिव है चार्ज का नेचर, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, कुछ ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको दो काम करना पड़ेगा। एक तो भैया हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, और एक एरिया वेक्टर ले लिया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक काम कर लिया, एक चार्ज रख लिया यहाँ पे और एक चार्ज रख लिया इसके पॉइंट पी पर। सोचो यहाँ पे कोई चार्ज रख लिया, मान लो क्यू नॉट, ठीक है, इस पॉइंट पी पर। अब ये दोनों, इसकी अगर मान लो रेडियस आर है और इससे स्मॉल डिस्टेंस पर है, क्योंकि कूलाम का लॉ तब हम प्रूफ कर पाएंगे जब हम क्लोज सरफेस पे एक चार्ज रख दिए। तो ये तो गॉस का थ्योरम हो गया, उसके इनसाइड द जितने भी फ्लक्स पास होंगे वो टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स हो देंगे। इसमें एक चार्ज रखो, दो चार्ज रखो, फलाना चार्ज रखो, तुम्हारे मौसी घर तक, तुम्हारे नानी घर तक चार्ज रखो, टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। अगर क्लोज सरफेस तो बात खत्म, और कोई मतलब नहीं था इन भाई साहब का। और बस दूसरी बात यह है कि अगर हमें कूलाम्स लॉ लाना है तो हमें एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। हमने क्या रख दिया, इसके सरफेस पर रख दिया, चार्ज सरफेस पर तो रख ही सकते हैं। तो अब बारी आती है प्रूविंग की। किसकी आती है, प्रूविंग की। हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। हाँ भैया, जो बच्चे सोच रहे हो कि सर इसका पीडीएफ वगैरह, तो पीडीएफ बेटा आपके टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, है ना। टेलीग्राम पे चैनल पे आप ऐसे कर सकते हैं कि जय महादेव विद्याकुल आप डालेंगे, फिर भी आपको मिल जाएगा आपका चैनल, इस पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। उस पे भी क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह भी जाता है, ठीक है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश मीडियम वालों का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उस पर क्लिक करके भी आप पहुंच सकते हैं। टेलीग्राम का भी ग्रुप है, उससे भी क्लिक करके आप, और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जब हम हट जाते हैं तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और वहां पे टेस्ट भी होता रहता है, तो आप उसको टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो, समझ रहे हो। चलो खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज डिडक्शन ऑफ टू द कूलम्स लॉ, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए, ठीक है। तो फाई बराबर एक चीज तो आई, फाई बराबर ई फाई बराबर ई डी ए आ गया हमारे पास, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हम टोटल एरिया की बात करेंगे तो ये लगा देंगे, टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे, ये लगा देंगे, क्योंकि हमने जो एरिया वेक्टर लिया वो बहुत स्मॉल लिया, डी ए का मतलब स्मॉल है। और जब हम इसमें ये वाला साइन लगाते हैं तो हम पूरे एरिया की बात करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल बराबर से, ठीक है। अब अगर हमें इस बात को समझना हो, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, क्योंकि चार्ज इनसाइड है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और डीए के बीच में भी एंगल कितना है, 0 डिग्री, वही सेम प्रोसेस। फाई बराबर ईडीए करें, और चाहे हम करें कि ई इंटू डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस में 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू ऐसे भी 1 हो जाएगी, तो फाई बराबर ई डी ए हमें मिल जाएगा। डन, ठीक है। चलो, तो यहां से फाई बराबर क्या मिल जाएगा, ई इंटू डी ए। और वैसे भी अगर हम टोटल एरिया की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमें चूंकि डी ए बराबर क्या मिलेगा, 4 पाई आर का स्क्वायर मिलेगा, ये तो मिलेगा। तो फाई बराबर हमें क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर मिलेगा। डन। अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो आपको ये समझने की बहुत बढ़िया जरूरत है कि ये जो फ्लक्स है कूलम्स के अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, गॉस ने क्या बताया, चूंकि हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का ही पढ़ रहे हैं, और गॉस लॉ से हमें क्या प्रूव करना है, कूलम्स लॉ। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम,
गॉस ने बताया मेरे दोस्त, मेरे भाई, गॉस ने बताया कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो टोटल चार्ज का क्यू का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो जहां जहां ई फाई है वहां पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, पहले इक्वेशन से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई r² होगा। ठीक है, यहां तक सभी को बात यह क्लियर हो गई? यहां को तक सभी को बात क्लियर हो गया भैया? अब यहां से एक बात तो क्लियर है कि यहां से आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर। एक तो फार्मूला ये भी आप प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी का। अब कूलम्ब्स ने कहा था कि अगर हम यहाँ पे चार्ज रखे हैं, ठीक है, यहां पर भैया चार्ज है, तो दोनों चार्ज के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ, या तो अट्रैक्शन लगेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा मेरे भाई। ठीक है, लिखेंगे इफ अ टेस्ट चार्ज, इफ अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड, रख देते हैं एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी, देन वी हैव, हमें क्या मिलेगा मेरे दोस्त? हमें मिलेगा दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो E बराबर फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, E बराबर F अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि भैया जब भी यहाँ पे चार्ज रखोगे तो इस टेस्ट चार्ज के लिए ये इस पे इन दोनों पे फोर्स लगने का, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका फार्मूला E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो जहां जहां मेरे भैया E है वहां वहां F अपॉन क्यू नॉट रख सकते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई रख दो, ई की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। और यही तो कूलम्ब्स का लॉ है। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। खत्म, टाटा बाय बाय। इसको छाप लीजिए, सिंपल तरीका था, है ना? छाप लिए? इस मामले में तो तुम आप लोग सभी बहुत आगे हो गए क्या? चलो, समझते रहो चीजों को, बाकी छापना बुरा नहीं है, लेकिन समझ आ जाए तो तब भी, तभी उसी टाइम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे आगे पहले पे बनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। ये डेरिवेशन जो आपको मैं कराने जा रहा हूं बहुत ही निहायत सिंपल होगा, लेकिन मेरे दोस्त ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा आपके लिए, याद रखिएगा। अच्छा, रीजंस हैं, हमने क्या काम किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। कैसे? सारा प्रोसेस समझाते हैं, सिर्फ नजर स्क्रीन पर। हमारे पास ये कोई वायर है, समझो वायर, ये जो दिख रहा है आपको, ये समझो हमारे पास ये वायर है। ये वायर काफी मोटा है बेचारा, ठीक है, वायर है। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से होता है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 3 टाइप्स का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये बात हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में ही करवाई है। अगर मेरे भाई आपको हल्का फुल्का भी किसी भी प्रकार का संशय मात्रा भी, चूड़ी मात्रा का भी, किसी भी मात्रा का भी आपके अंदर डाउट है बेटा, और आप इस चैप्टर पे पूरी पकड़ पाना चाहते हो, क्योंकि एक चैप्टर ऐसा होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, थोड़ा बड़ा है, सबसे ज्यादा मार्क्स भी देता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपकी मजबूत कर देगा। तो पहले लेक्चर्स जो पढ़े हैं, पहला लेक्चर पढ़ा होगा, ठीक, इसी खोपड़ी पे जाओ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बाय कृष्ण सर डालो, मिल जाऊंगा। और ये मेरे भाई उसको पढ़ के उसके बाद इसको पढ़ो, मक्खन हो जाएगा, मक्खन चूरन है, आपको लगेगा कि सबसे सरल पढ़ाया गुरुदेव ने। अरे आप पढ़ने के लिए हम नहीं 50 लेक्चर ले रहे हैं,
हम नहीं 50 पार्ट पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट पढ़ा रहे हैं, सॉलिड पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं। क्या जा रहा है भाई, 1-2 घंटे में तुम्हारा एक चैप्टर पूरा ऐसा कवर होगा कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, गारंटीड कह रहा हूं। इसलिए पहला चैप्टर बहुत मन लगा के पढ़ना चाहिए, और किसी भी चैप्टर्स की पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। गेट इट? आओ आओ गाइस आओ। अब हमने इस वायर पे क्या काम किया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस वाले पे, समझो। और चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया तो ये बात आपको बहुत समझने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, हमें एक क्लोज सरफेस लेना था। हमने इस वायर को, जैसे समझो हमारे पास ये वायर है, एक वायर गया है और वायर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको हम ऊपर से क्लोज करेंगे, नीचे से क्लोज करेंगे और बगल से क्लोज करेंगे। तो हमने एक सिलेंड्रिकल शेप का, बेलन टाइप का, इसको पहले ऊपर से बंद किया, फिर नीचे से बंद कर दिया, फिर साइड से बंद कर दिया। पूछ रहा है इस पे इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, और ये क्लोज सरफेस की सब चर्चा करेंगे, इसके बाहर नहीं। वो मतलब बहुत बड़ा हो, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट का मतलब भी बहुत बड़े से मतलब नहीं है। मैं बताता हूं इनफाइनाइट क्यों कह रहा है, वो भी समझो। इनफाइनाइट का मतलब मेरे दोस्त कि जब हम बहुत बड़े पहाड़ के सामने खड़े हो तो हम बहुत चींटी की भांति दिखते हैं, हमें लगेगा पहाड़ बहुत लंबा है। तो ये चीज मतलब इस लाइन के पास, इस वायर के पास के बहुत करीब आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिसका डायरेक्शन ये है एरिया वेक्टर, जिसको हम डीए कहेंगे, डीएस कह लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे बात करेंगे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोचो कि यहां पे देखो 3 कंडीशन बन रहे हैं। एक तो भैया इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है इधर की तरफ, लेकिन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे बात करेंगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। और जहां 90 डिग्री मिला वहां पे फ्लक्स विल बी जीरो। फ्लक्स इस सरफेस पे फ्लक्स जीरो, फ्लक्स नीचे वाले सरफेस पे जीरो। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला सरफेस होगा, जिसको हमने बेलन को इससे बंद किया है, समझो एक बेलनाकार है, उसी में डाल दिए, तो बेलन का जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर की तरफ आएगा, एरिया वेक्टर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इधर। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, सिर्फ एक पॉइंट पे फ्लक्स बचा, तो हमें इसी पॉइंट पे तो निकालना है। इस पे जीरो होगा, इस पे जीरो होगा, सिर्फ हमें इस वाले पॉइंट पे निकाला है। इस वाले पॉइंट पे क्यों नहीं जीरो हुआ? क्योंकि इस वाले पॉइंट पर साइडर वाले, सोचो मैं बताता हूं, फिर बहुत बढ़िया बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अब हमारे इसके अंदर रॉड डाले तो फ्लक्स क्या है, बाहर की तरफ। ये क्या है, एरिया परपेंडिकुलर सरफेस एरिया है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इधर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इधर है। फ्लक्स ना इस पे पास होगा ना इस पे पास होगा, सिर्फ इधर पास होगा, यानी कि फ्लक्स सिर्फ इस सरफेस पे पास होगा। और इस सरफेस, इन दोनों के बीच चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो यहां से आइए निकालते हैं। और हम इस चीज को, ग्राफ को, मतलब जो इमेज थी हमने आपको समझा दिया। अब हमारे पास है इसको, चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके 3 सरफेस बन रहे हैं, एक 2A वाला बन रहा है और एक बन रहा है। दोनों से मतलब तो है नहीं, लेकिन लिखने के लिए लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे फ्लक्स पासेस थ्रू द, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे लेट φ1 φ2 φ3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड, ठीक है, φ1 φ2 और φ3, याद रखेंगे, लिंक्ड
with the surface S1, S2 and S3। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे दोस्त जब भी आपको प्रूविंग एग्जामिनेशन में आएगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फार्मूला लंबे समय तक याद रहे, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। S2, S1 एंड S3, ठीक है। ठीक है, φ1 बराबर क्या होगा अगर हम फ्लक्स की बात करें टोटल, ठीक है। पहले सरफेस के लिए S1 E D S मान लिया तो S ही मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए मानने तो ए मानते, EDS। अब जरा सोचो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरे भैया, EDS cos में 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में पहले वाले सरफेस पे क्या है, cos 90 डिग्री। दूसरे वाले सरफेस के साथ क्या कहानी है, φ2 बराबर, ठीक है, S2 सरफेस EDS क्या हो जाएगा, EDS cos में 90 डिग्री, EDS cos में 90 डिग्री। थर्ड सरफेस फ्लक्स φ3, S3 पे क्या करेंगे, E इंटू DS, EDS। चाहे आप जब वेक्टर लगाते हो तो cos थीटा नहीं लगाते हो, cos थीटा लगाओ तो वेक्टर हटा दो, याद रखना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप न्यूमेरिकल वेक्टर चीजों को हटा रहे हो लगा रहे हो तो ये एग्जामिनर बहुत पॉइंट आउट करता है, ठीक है। और cos में 0 डिग्री, तो हमें सिर्फ ये मिला। नेट की बात करें तो तीनों को ऐड कर देंगे, नेट फ्लक्स विल बी, अगर हम नेट फ्लक्स की बात करें तो नेट फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, नेट फ्लक्स में अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 0 को ऐड करने से मतलब नहीं, तो हमें सिर्फ φ3 को ऐड करना है। E इंटू हमारे पास क्या है, DS है, सिर्फ क्या है, E इंटू DS है, ठीक है। अब DS है, अगर हम टोटल एरिया की बात करें, ये DS है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई RL, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल। देखो एक होता है सरफेस, सरफेस पूरी की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात, ये कर्व होता है जहां घुमाव रहता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल क्या हो जाएगा, 2 पाई RL, ठीक है। तो यहां से φ3 बराबर हम एरिया की बात करेंगे, E इंटू टोटल एरिया की बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल, क्या कर्व, इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई RL हो जाएगा। लग दो, हमारे पास क्या बचेगा, φ3 बराबर E इंटू 2 पाई R इंटू L। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, गॉस लॉ ने क्या बताया भैया, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, जहां जहां φ3 है वहां पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इंटू 2 पाई R इंटू L। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई RL। चाहे आप ऐसे कर लो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या फिर ऐसे सोच लो, एज वी नो दैट, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि Q अपॉन L क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चूंकि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसी भी वायर पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी भी थिन वायर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां यही लगता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एज वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई L होता है, यानी कि ये है Q और ये क्या है,
तो जहां पे आपको क्यू बाई एल दिख रहा है वहां पे क्या कर लेंगे, लैम्डा। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यार ऐसे करते E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है यहां तक तो भैया एकदम सिंपल है, सब चीज एक एक पार्ट हम ठीक है करते आ रहे हैं, है ना। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अच्छा 2 पाई आर था तो आर बच गया, ठीक है। तो ये फार्मूला आ जाएगा E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू लैम्डा, हेंस प्रूव दैट। यही आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। बस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज को हमने क्लोज सरफेस में बंद करके निकाल दिया। क्लोज सरफेस में भी किया, दो चीज पे आप फोकस करिए, एरिया वेक्टर किधर है, फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, बस। ये सरफेस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्लक्स इससे पास नहीं हो रही, फ्लक्स इस वाले से पास हो रही है, इसके लिए हमने निकाल दिया। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रूविंग आती है भैया, इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब इसको हाँ मतलब नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो नालायक को। चलो अगला केस, अगला केस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको भी समझाएंगे उसी तरीके से समझाते हैं जैसे अभी उसको समझाया। बस आपको यहाँ पे क्या काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी। ओ भाग गया क्या, रुक जाओ दोस्त, रुक जाओ 1 सेकंड बस दीजिएगा मुझे, यूं चलो अब ठीक है। ठीक है, अब जरा समझिए। वैसे देखो ये जो लिखा है इसके पीछे बहुत नहीं परेशान होइएगा, इस पे तो पढ़ने लिखने वाले, ये चैप्टर 2 लिखा है ना, ठीक है, रेफरेंस किताब में चैप्टर 2 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सोचिए कि मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम कंप्लीट, उसका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, बात खत्म। हमें आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, बस बात खत्म। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। समझो जरा ध्यान से, हमने एक प्लेन शीट लिया ऐसे, चद्दर टाइप का, ऐसे कंडक्टिंग है, बस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बात यह है कि इसके जब यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे लीनियर नहीं लगेगा, यहाँ पे सरफेस लगेगा, क्योंकि कोई जैसे सीट ऐसे दिखती है लगभग, ये कंडक्टिंग होगी। इसको हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते, आपको दिखेगा ऐसे, ऐसे कैसे बना दे, लेकिन हाँ इसको इसीलिए ऐसे बना देगा, ये वाकई में ऐसे है, समझो। अब इसमें क्या काम किया, लेकिन समस्या थी कि अगर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ये कहता है भैया कि क्लोज सरफेस होना चाहिए, बराबर बात सर, आप बढ़िया कहें। क्लोज सरफेस होने के लिए हमने क्या काम किया, इसमें यहाँ के छोटे वाले हिस्से के अंदर एक ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस का वो कर दिया, ब्लॉक कर दिया, यानी कि इसका ये वाला हिस्सा ब्लॉक कर दिया, ये वाला हिस्सा बात करें ब्लॉक कर दिया। समझो जरा ध्यान से, अगर हम इसके बस इतने एरिया का निकालना है, हमें इतने डी एरिया का निकालना है, अगर हम इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे तो इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, चूंकि पॉजिटिव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और एरिया वेक्टर जो होगा वो भी इसी साइड होगा, हाँ क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पे फ्लक्स से कोई मतलब नहीं, अगर सेम प्रोसेस पे बगल तो ये काम यहाँ भी हो रहा है। अगर हम इसके इस वाले एरिया पे, जैसे कर वाले एरिया बात करें, इस वाले एरिया पे एरिया वेक्टर तो इधर है, फ्लक्स डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में कितना बना, 90 डिग्री, खत्म। सोचो 90 डिग्री जीरो, लेकिन यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर लोगे और एरिया वेक्टर ऑफ फ्लक्स लोगे तो एरिया वेक्टर ऑफ फ्लक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है आपको थीटा बराबर, वो 0 डिग्री बन रहा है, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आराम समझते हैं, हमें दो सरफेस से मतलब भाई साहब, इससे तो मतलब है ही नहीं है, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर एरिया इधर की तरफ होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, क्योंकि ये
समझो बड़ा ध्यान से, समझो। तो इस वाले सरफेस को तो नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं। आराम से समझते हैं, ठीक है भैया, आराम से समझते हैं, ठीक है, जैसे अभी किए थे वैसे ही, ठीक है। ठीक है, लिखेंगे लेट phi1 phi2 phi3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with surface area S1 या फिर A1 A2 A3 ले लो, S1 S2 एंड S3 हो जाएगा सरफेस एरिया। आराम से चलो, अगर हम फ्लक्स की बात करें, ठीक है, phi1 की, फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस, लिखेंगे फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस रिस्पेक्टिवली, फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस, सरफेसेस लिख लो, अब एक से ज्यादा सरफेसेस, ठीक है। तो phi1 S1 बराबर, टोटल सरफेस की बात करें E इंटू ds, S1 की बात करें, एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है, मतलब एक यहां पॉइंट पर होगा, एक इस पॉइंट पर होगा और एक इस पॉइंट पर होगा, सुकून समझिए। तो E इंटू ds, पहले पॉइंट पे सरफेस के लिए बात करें तो E इंटू ds क्या होगा, E ds कॉस में 0, इस वाला सरफेस कॉस 0, चूंकि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन पे है और फ्लक्स का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो E ds कॉस 0। S2 की चर्चा करें अगर, E इंटू ds, अच्छा दूसरा वाला देखो, अब आ जाते हैं बीच में, ठीक है, इस एरिया बार में इसका भी डायरेक्शन, सॉरी ये व्हाइट नहीं दिखेगा, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, और चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे मेरे भाई करेंगे, आराम समझो सुकून से, ई ds कॉस में 0 डिग्री। S3 सरफेस की बात करें तो फाई ई इंटू ds बराबर ई ds, यहां पे क्या होगा, अगर आप समझो ये ऐसे है, फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, सोचो ये ऐसे है, अगर इसका अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर की तरफ और फ्लक्स के डायरेक्शन इधर की तरफ, दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ई ds कॉस हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया बेचारा, ये तो बचा ही नहीं सुनना, हमारे पास ये बचा ई ds, तो लिखेंगे नेट फ्लक्स passes through the surface, क्या हो जाएगा, कुछ खास नहीं होगा, ऐड कर देंगे, फाई नेट बराबर phi1 प्लस phi2, ठीक है, वो यहाँ पे S1 S2 S3 किए हैं, यहाँ पे phi1 phi2 phi3 होना चाहिए, ठीक है, phi1 phi2 phi3 प्लस phi3, ठीक है, प्लस को कर लिया, तो सर ईडीएस ये दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर 2 इंटू ई डी एस, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसे टोटल लगा दो, ठीक है, ला 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 ला,
समझो बहुत सिंपल है इसकी प्रूविंग। अभी जो समझो बस उसी गणित पे फिट कर रहे हैं, सेम टू सेम प्रोसेस, सेम टू सेम प्रोसेस। ठीक है, 2 इंटू ई इंटू डी एस आ गया। बात को समझो ध्यान से। अब अकॉर्डिंग टू द, अब आएगा गॉस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जहां पे फाई है वहां पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, थोड़ा और ऊपर लिख लो, और ऊपर लिख लो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू टोटल सरफेस एरिया डीएस, है ना। यहां तक मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है, यहां पे भाई साहब ई को छोड़ दो, डीएस की जगह पे ए हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ए मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे डीएस के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डीएस लिख लो, सिर्फ कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे कर लो। अच्छा एक स्टेप और कर देता हूं, यहाँ पे डीएस कर दिया और टोटल डीएस के प्लेस पे सिर्फ यस लिख दो। ठीक है, यानी कि ऐसे कर सकते हो, डीएस बराबर यस टोटल सरफेस एरिया, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबको नीचे लाओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में 2 नीचे भी आ जाएगा, और 2 नीचे आ गया, यस यस भी तो नीचे आ जाएगा। अब सोचो, सोचो अच्छा सोचो, बुरा सोचो, कुछ तो सोचो, क्यू अपॉन यस क्या होगा, मैंने कहा था सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट एरिया पर, ये एरिया है, यूनिट एरिया पर जितना ज्यादा, यूनिट एरिया पर जितना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। तो सोचो जरा, चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस होता है, तो यहां से E बराबर क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव्ड दैट, हेंस प्रूव्ड दैट, सिंपल प्रोसेस है। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये केस तब बनेगा जब हमारे पास कोई इनफाइनाइट पतली सीट है, और सीट के सरफेस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो गॉस के थ्योरम से अगर हम उसमें कोई गॉसियन पृष्ठ ले लें तो उसके 3 सरफेस बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक कर्व वाला, एक ये वाला जिसको हम ब्लॉक किए। इस वाले सरफेस तो बिल्कुल फ्लक्स नहीं हुआ, इस वाले सरफेस पे तो बिल्कुल फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स होगा इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे। तो दोनों सरफेस को ऐड कर दिया 2ds, इस वाले जिस पे नहीं हुआ उसको 0 मान लिए, नेट फ्लक्स तीनों 5 1 5 2 5 3 3 ऐड कर दिया। यही हम करते हैं आराम से, सिंपल से। और इसमें भी इनफाइनाइट सीट में केसेस बनते हैं, अगर हम दो इनफाइनाइट्स, एक पॉजिटिव ले लें एक नेगेटिव ले लें और दोनों के बीच में पूछें, दोनों के, और ऐसे आईटी जेईई नीट में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, है ना। सिंपल है, फिर भी कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे कभी ऐसा पूछ ले, कभी कभी ऐसा होता है, सोचो हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीट है, हमसे 2 प्लेट ले लिया और दोनों पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ला 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 ला, और कहा जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यहां पे कोई पॉइंट पी ले लिया, यहां पे ये प्लेट फर्स्ट है, यहां पे ये प्लेट सेकंड है। पूछा हमसे, क्या पूछा जरा सोचो, अच्छा पूछा कि बुरा पूछा नहीं पता। इसने पूछा कि अगर कोई कंडक्टिंग सीट है तो ठीक बाहर, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन सीट, क्या इनफाइनाइट प्लेन सीट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी पूछा इस पॉइंट पे। तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा, E2 का भी डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसी पॉइंट से दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा।
E1 E2 का डायरेक्शन सेम होगा। तो सोचो हमें ये पता है कि जो नेट आयन डेंसिटी, ठीक है, नेट आयन डेंसिटी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आयन डेंसिटी, वो क्या आएगी मेरे दोस्त, E इक्वल टू E1 प्लस E2, यही तो आएगी। और अभी हमने निकाला इनफाइनाइट E इक्वल टू 2 अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा कट जाएगा। अगर भैया कोई हमारे पास इनफाइनाइट सीट है, उसके ठीक बाहर पूछे तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी प्रूविंग अंक सिंपल है। ऐसे नॉर्मली केसेस कब बनते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो याद रखना ये केसेस तब बनता है जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हो, फिर आपको ये केसेस की जरूरत बहुत पड़ती है, बहुत भारी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आइए मेरे भाई मेरे दोस्त, अब इसमें अगला केस बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी, केस सेकंड, अभी फर्स्ट केस सॉल्व करा दिया, सेकंड केस है, ठीक है। सेकंड केस इसमें क्या कहता है मेरे दोस्त, हमारे पास एक दो सीट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, सीट ए के पास पॉजिटिव चार्ज है और उस पे डिस्ट्रीब्यूशन जबरदस्त तरीके से ऐसे हुआ है, ठीक है। और एक सीट हमारे पास दूसरी है, ला 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 ला, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। तीन केसेस है, एक तो इस पॉइंट पे बन रहा है, तो E1 के लिए अगर इसके लिए बात करेंगे, E1 के लिए तो डायरेक्शन इधर होगा और E2 की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। इस पॉइंट पे E1 E2 की डायरेक्शन दोनों इधर की तरफ होगी, और इस पॉइंट पे E2 की डायरेक्शन इधर होगी। E2 का मतलब भैया देखो जैसे ये वाला है, और इसको मान लिया E1, E2 की डायरेक्शन इधर होगी और E1 डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सोचो जब भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, और जब आपको पॉजिटिव चार्ज के देखेंगे, यानी कि इस पॉइंट से जब इस वाले को देखोगे E1 को, तो इसकी डायरेक्शन उधर होगी, इस पॉइंट से जब E2 को देखोगे तो E2 की तरफ होगी। जब बीच में आ जाएंगे तो दोनों प्लेट के बीच में एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जब हम E1 को देखेंगे तो उसका डायरेक्शन इधर की तरफ, E2 को देखेंगे तो उसका डायरेक्शन इधर की तरफ। सोचो E1 E2 दोनों डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, समझो बात को भैया, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज E1 E2 दोनों प्लेट की तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज है तो दोनों का डायरेक्शन इधर ही तो होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हे ईश्वर, ठीक है, अब सोचो आपको कहा तीनों केसेस में सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक हो। अगर आप E1 E2 की बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 इक्वल टू क्या होगा, E1 इक्वल टू क्या होगा, E1 का डायरेक्शन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई प्लेन सीट है उसके ठीक बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डन, यहां तक कोई दिक्कत। ये फॉर प्लेट फर्स्ट हो गया, फॉर प्लेट फर्स्ट, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ठीक है, खाने वाला नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फॉर प्लेट सेकेंड, ठीक है। डन 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 डन। अब नेट अगर निकालने की कोशिश करोगे तो क्या निकालोगे, प्लेटों के बीच में, ठीक है, मिड टर्म, ठीक है। और मिड टर्म में क्या है मेरे भाई, P2 की बात करेंगे अगर, तो इन मिड टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2 ही तो होगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी जो निकाला था क्या आया था, ई अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों की मिडिल में आ गया, ठीक है। अगर हम कहें कि प्लेटों के ठीक बाहर, इन दोनों प्लेट के ठीक बाहर, इस साइड कहें चाहे इस साइड बात करें, तो जब दोनों की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिए, जस्ट आउटसाइड द, जस्ट आउटसाइड द प्लेट, यानी कि दोनों प्लेट है, प्लेट के ठीक बाहर, दो प्लेट है उसके ठीक बाहर पूछ रहा है। तो जरा आप सोचो कि एक का डायरेक्शन दूसरे साइड है और एक का डायरेक्शन दूसरे साइड की है, ठीक है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 माइनस में E2, ठीक है। E का मान क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी कि दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, चाहे इस साइड की बात करो और चाहे इस साइड की बात करो, 0। और अगर मिडिल टर्म की बात करोगी तो ये आएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। नोट कर लीजिए, ये केस तब होगा, इंटेंसिटी 0 तब होगी जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दो प्लेट है और उसके ठीक बाहर पूछ रहा है, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है और ये सारी प्रूविंग हो गई है ना। तो इसमें जितने भी डेरिवेशन आते हैं मेरे भाई, वो सारे इंपॉर्टेंट आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, ठीक है। एक केस और बचता है, एक बचता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसके लिए उसके सरफेस पर, उसके फील्ड पर कितना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। यानी कि अगर हम आपसे बात करें, हमारे पास ये कोई स्फीयर है और किसी भी स्फीयर को जब भी आप चार्ज देते हो तो चार्ज उसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ऐसा केस होता है, ठीक है। तो हमें इस केस के लिए पूछ रहा है, इसमें कई केसेस बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम बात करें कि इस कंडक्टिंग स्फीयर के ठीक बाहर, मान लो इसके बाहर किसी इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है, ठीक है। अगर हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया, यानी कि इसको किसी क्लोज सरफेस में क्लोज कर दिया, इस पे चार्ज था, चार्ज इसके सरफेस पे था, अगर इसका रेडियस है स्मॉल आर, अगर इसका रेडियस है स्मॉल आर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कैपिटल आर, तो सीधी सीधी बात है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस की बात करेगा तो इसमें केसेस ऐसे बनता है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट इनसाइड द सरफेस, ठीक है, और जस्ट एट द सरफेस, ये केसेस बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये किसी, हमने इसको किसी गॉसियन पृष्ठ में क्या कर दिया, बंद कर दिया। हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर था, ध्यान समझो, फिर समझाता हूं। चार्ज या चार्ज इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका रेडियस आर था जो हमने स्फेरिकल वो लिया, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर लिया, और इससे जस्ट आउटसाइड था, इसके इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही होगी। दूसरी बात करते हैं,
अगर हम इसमें केस की बात करें जस्ट आउटसाइड द सरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कैसे केसेस बनेगा, ठीक है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अन्नदाता, तो बात करेंगे, आइए करते हैं, ठीक है। लेट माना लेट चार्ज, यहां पे एक चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। आराम से देखिए, थोड़ा सा साफ सुथरा इमेज बना देता हूं, हमें इस पॉइंट पे चाहिए ये एरिया वेक्टर इधर इस साइड होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, बहुत सिंपल चीज है, समझ जाएंगे आराम से कि हमें निकालना है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जहां पे ये इसका यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, हमें पॉइंट पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या होगा भैया, फ्लक्स पासेस थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं पता है, ऐसे सरफेस जो क्लोज्ड हो उसी को गॉसियन सरफेस कहते हैं। डीए, हमारे पास ये है गॉसियन सरफेस और इसके अंदर कोई कंडक्टिंग स्फीयर रखा हुआ है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट और चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, समझो ध्यान से। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा, डन। गॉसियन ले रहे हैं तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज का, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस में 0 डिग्री। इस वाले पॉइंट पे बात करेंगे पॉइंट पी पर, तो दोनों के एंगल कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा, यही तो बनेगा, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सोचो ई बाहर हो गया और ये टोटल एरिया कितना हो गया, डीएस हो गया, ठीक है, सरफेस। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एरिया क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आराम से सोचो, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे दोस्त, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगी, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। सिंपल बात है, अगर हम इस चीज की चर्चा करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर हम सोचो कि इसके एट द सरफेस की बात करेंगे, एट द सरफेस पहुंचेंगे तो या सरफेस पे तो ये चार्ज है, इनर जब अंदर पहुंचेंगे, अंदर अंदर तो एक गड़बड़ी हो जाएगी रे बाबा, क्योंकि जब चार्ज दिए हैं कंडक्टिंग स्फीयर को, चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अंदर तो बचा ही नहीं चार्ज। जब चार्ज अंदर बचा ही नहीं बाबा, तो अंदर कहां से फ्लक्स बचेगा, जहां चार्ज नहीं हुआ तो फ्लक्स नहीं है, इनसाइड द जीरो, याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसके इनसाइड की बात करें, इनसाइड द सरफेस, जब मेरे बाबा इनसाइड द सरफेस की बात करेंगे, क्योंकि चार्ज दिए थे इसको, इसके सरफेस पे फैल गया है, तो भैया जब चार्ज ही अंदर नहीं बचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब Q की वैल्यू 0 तो यहां से E की वैल्यू विल भी 0 हो जाएगी। सिंपल बात, समझ में आ रही बात, आउटसाइड, इनसाइड और एट द सरफेस, ये 3 केसेस में बनते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर इसी में आपको कह दे कि इसी में, अच्छा बता देते हैं, इसी में बात करेगा एट द सरफेस, थर्ड केस बनेगा एट द सरफेस, चलो इसको भी बता देते हैं। सरफेस की जब बात करेगा तो आउटसाइड था, आउटसाइड था तो आर की जो वैल्यू थी वो छोटी थी आर से, क्योंकि रेडियस था, और इससे आउटसाइड बात कर, नहीं नहीं, ये तो छोटा, ये तो छोटा होगा ना, आर की वैल्यू छोटी होगी इससे, इस पे बात करेंगे तो आर बराबर आर एट द सरफेस पे, ये गॉसियन पृष्ठ है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। और जब हम करेगा इनसाइड के लिए, इनसाइड द सरफेस,
नहीं, इन साइड के लिए तो r छोटा होगा, इन साइड के लिए r बड़ा होगा इससे। जब हम इसकी बात करेंगे फलाने की एट द सरफेस, तो एट द सरफेस के लिए ये वाला जो r था दूर था ये इस पे आ जाएगा, और जब इसके अंदर जाएगा तो ये वाला r छोटा हो जाएगा इससे। और जब हम बात करेंगे एट द सरफेस तो r इक्वल टू r। एट द सरफेस की जब बात करेंगे तो जहां जहां आपको ये वाला r दिख रहा है वहां आपको ये वाला रखना है, सिंपल बात है, और ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, सोचो। और ये आपको पूछा जाता है बार बार कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर अगर चार्ज को डाले तो चार्ज उसके सरफेस पे फैल जाता है, उसके अंदर ना चार्ज होता है ना फ्लक्स होता है। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको पूछ लेता है बार बार, ठीक है। ये कंप्लीट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गया मेरे भाई। जो बच्चे विजय बैच से जुड़ना चाहते हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और आपके जो भाई हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनको भी आप बता सकते हैं, यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम भी चल रही है, ठीक है। और आपको फिजिक्स से जो भी टॉपिक चाहिए आप फिजिक्स बाय किशन सर्च करेंगे फिर भी आपको टॉपिक मिल जाएगा, और नहीं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मेरे भाई एक बात और याद रखिएगा, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा लाइक दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी आपकी जो मुलाकात है वो नेक्स्ट सेशन और न्यूमेरिकल इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर प्यारे बच्चों।